जो आज आप देखते हैं कि रोज मीडिया में है और उसमें एक मुद्दा बहुत जो आजकल हाईलाइटेड है वो बीबीसी का मुद्दा है। ये ऐसा मुद्दा है, ऐसा इसको लोग प्रस्तुत कर रहे हैं जैसे लगता है कि भाई किसी का गला घोंटा जा रहा है। देखिए, एक बात जरा इसको मैं परिप्रेक्ष्य में रखना चाहता हूँ। आखिर बीबीसी है क्या चीज? ये एक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी और इसकी शुरुआत कब हुई थी? जब भारतवर्ष अंग्रेजों के अधीन था, भारत गुलाम देश था। और बीबीसी का उसमें क्या काम था? उनका जो भी उनका राष्ट्र था उस समय, आज है भी यूनाइटेड किंगडम, उसका जो इंटरेस्ट था उसको प्रोटेक्ट करना, उसको प्रमोट करना। आप जरा समझिए साहब, अपने देश में जो इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 का बना, किसी भी देश में जब कोई कानून बनता है तो उस कानून में जो प्राविधान होते हैं उसके तहत सबके खिलाफ या सबके कार्रवाई होती है। अब इंडियन इनकम टैक्स के तहत अगर कुछ सर्वे किया जाता, मैं तो इंडियन रेवेन्यू सर्विस में रहा हूं 2 साल तक, इस पर चिल्लाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि साहब उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, उसके बदले में ऐसी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सबसे पहले जरा मैं बताना चाहूंगा कि बीबीसी को एक कहने का कोई अधिकार नहीं। बीबीसी अपने जिस देश का प्रतिनिधित्व करता है उसका इतिहास को देखें। भारतवर्ष के ऊपर 200 वर्षों तक शासन किया। उसमें भारत तो क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया कहा जाता था। उस समय का हमारा भारतवर्ष की जो संपदा थी उसको लूट करके लोग ले गए, इंग्लैंड ले गए, हमारी संपदा से, हमारी रिसोर्स से अपना औद्योगिकरण किए। तो उनको तो बनाना चाहिए सबसे पहले डॉक्यूमेंट्री इस पर कि कैसे भारत में उस समय जो उद्योग चल रहे थे, कुटीर उद्योग थे, उनको एक एक करके खत्म किया गया। कैसे भारतवर्ष के रिसोर्सेज को इंग्लैंड पहुंचाया गया और वहां पर उसकी उद्योगीकरण में काम किया गया। उस पर जरा उनको फिल्म बनाना चाहिए। जालियनवाला बाग साहब कांड फिल्म उस पर जरा बनाना चाहिए। किस प्रकार से अत्याचार हुआ, किस प्रकार से लोगों को गोली मारी गई। और उतना ही नहीं, उस देश में जब इंग्लैंड में उस समय एक कमीशन बना इंक्वायरी के लिए, उस कमीशन ने भी जो गोली कांड हुआ था उसकी भर्त्सना नहीं की, उसको जायज से ठहराया। आप जानते हैं दुनिया भर में जो औपनिवेशिक ताकतें थी, जो साम्राज्यवादी प्रवृत्ति की थी, चाहे साउथ अफ्रीका में किस प्रकार के फादर की पॉलिसी कर रहे थे। आप पूरा का पूरा देखिए जरा हमारे बिहार में साहब, जो चंपारण आंदोलन हुआ, जो 3 कठिया सिस्टम था, वो क्या था? निन्हे लोग किस तरह से हमारे किसानों के खिलाफ कार्रवाई करते थे, किस प्रकार उत्पीड़न करते थे। बापू को बिहार आना पड़ा, उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई करें। तो आज ये जो कहते हैं साहब, देखिए समस्या क्या है। भारतवर्ष आज 70 वर्षों में, 75 वर्षों में बहुत बदल चुका है। आज भारतवर्ष जरा समझना चाहिए, आज G20 का अध्यक्ष है जी, जो विकसित प्रदेश का जो उसका अध्यक्ष है। दुनिया में 5वीं हम आर्थिक व्यवस्था है, इकोनॉमिक पावर है। अब इंग्लैंड के लोगों को तो अच्छा नहीं लगेगा कि आज 75 साल पहले हम गुलाम थे, आज वो 6ठे नंबर पर है, हम 5वें नंबर पर। आज पूरा का पूरा कोरोना का माहौल आया, पूरे भारतवर्ष में लोगों को टीकाकरण हुआ। 150 से ज्यादा देशों को भारतवर्ष के जितने हमारे फार्मास्यूटिकल कंपनी है, सरकार है, मदद किया इस कोरोना की लड़ाई लड़ने। ये देखिए, अपने किसानों को बधाई दिया जाना चाहिए। कितना बड़ा कोरोना 2 साल आया, लेकिन पूरे भारतवर्ष में कहीं भी एक लोग भूखे से नहीं मरे। विदेशों को भी हमने अनाज दिया। आज आप समझिए, इंडिया पाकिस्तान से लड़ाई हुआ था, समझौता कहां करने गए थे हमारे उसमें स्वर्गीय प्रधानमंत्री शास्त्री जी, ताशकंद। आज देखिए यूएसएसआर यूक्रेन में युद्ध हो रहा है। दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं कि आज हमारे प्रधानमंत्री की तरफ लोग देखते हैं कि भाई वो मध्यस्थता कर इसको खत्म कर। तो देखिए, भारतवर्ष आज जो हमारा राष्ट्र है, ये अभी भी अगर लोग इसको उस नजरिए से देखेंगे
जिसमें हम गुलाम थे। तो भाई देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तो पूरा का पूरा दुनिया का विश्व ऑर्डर जो था बदला था, कोरोना के बाद और बदला है। और अब ये वो भारत नहीं है। इस भारत में बताइए क्या मैन्युफैक्चर होता था। आज मोबाइल में हम लोग नंबर 2 पर हैं दुनिया। स्टार्टअप में आप सुनते रहते हैं बराबर, नंबर 2 पर हम लोग। कहीं भी अगर आप ले लीजिए तो भारत की आज एक पहचान है। और स्वाभाविक है जी कि ईर्ष्या डाह जलन का कोई इलाज नहीं। तो आप भारतवर्ष को अगर उसी नजरिए से बीबीसी के लोग देख करके प्रेजेंट करना चाहेंगे, ये ठीक बात नहीं है। उनका जो एक औपनिवेशिक नजरिया था उसको बदलिए। और आज भारतवर्ष वो नहीं है जिस पर आपने शासन किया। आज भारतवर्ष वो है जिसका एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान है। भारतवर्ष वो है जहां किसान आज इस प्रकार की पैदा कर रहे हैं कि हम अपना आप आत्मनिर्भर हैं और दुनिया को भी खिलाएं। तो ये जो एक नजरिया है, और भारतवर्ष में देखिए हमारा लोकतंत्र बहुत वाइब्रेंट है। हमारे जितने भी एजेंसीज हैं, सुप्रीम कोर्ट है, जितने भी हैं, सब हमेशा जो है चौकन्ना रहती है। यहाँ किसी के भी अधिकारों का हनन नहीं होता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हमारे देश का आप इमेज को टार्निश करने की कोशिश करिएगा तो कौन इसको बर्दाश्त करे। इसलिए मैंने समझा कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बात रखनी चाहिए। आप सीधे तौर से बीबीसी को क्या कहना चाह रहे हैं? एकदम कहना चाह रहे हैं कि देखिए साहब, आप जो भारतवर्ष की जो आज स्थिति है उसको पहचानिए। आप ये मत समझिए कि आप हमारे ऊपर सिर्फ उंगली उठाने वाले हैं। आपने जो किया है, अपने जो पुराना इतिहास है उसको जरा जानिए। पूरी दुनिया को आप लोगों ने लूटा, पूरा दुनिया पर अपने शासन चलाया, और आज आप सिमट रहे हैं। आपको ईर्ष्या जलन डा हो रहा है कि भारतवर्ष इतना आगे जा रहा है, तो छोटी छोटी चीजों को लेकर के आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत में खराब करना चाहते हैं। क्या किया हम लोगों ने? कहने हम तो बता रहे नहीं, वो अपने को बताए। हमने बताया ना उनको अगर डॉक्यूमेंट्री बनाने का बड़ा शौक है तो जालियन वाला बाग पर बना लेना। बहुत शौक है तो चंपारण वाले पर बना ले। और मैंने कहा कि सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट्री तो ही होगी कि कैसे एक हमारा भारतवर्ष जहां के उद्योग की इतनी संभावनाएं थी, कैसे इसका डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरा किया जाए, इस पर बनाइए। फिर देखिए, हर एक देश की जो कंपनी है उसको अपने देश का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता है। लेकिन अगर किसी देश में आप काम करते हैं तो वहां के जो कानून है उसके अधीन आपको काम करने पड़ेगा। अगर इंडिया में आप काम करते हैं, कंपनी है आप, तो इंडियन इनकम टैक्स में जो सर्वे का प्रावधान है उस पर अगर कोई कार्रवाई होती तो आप चिल्लाइएगा। सर, बिहार में सर कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। तीनों पार्टी में आपस में रस्साकसी हो रहा है, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, बिहार में कब कैबिनेट का विस्तार होगा ये तो वही लोग जाने। लेकिन बिहार में कैबिनेट विस्तार करके करे ये क्या जी? आप जरा समझिए, माननीय मुख्यमंत्री जी महीने से समाधान यात्रा पर निकले। कल समाधान यात्रा का उपसंहार भी हो गया। माननीय मुख्यमंत्री से हम तो पूछे नहीं, आप लोग पूछिए। बिहार की जनता भी जानना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी सरकारी रिसोर्सेज का इतना इसमें लगा खर्चा हुआ, किस समस्या का समाधान हुआ? बिहार में बेरोजगारी की समस्या के समाधान के बारे में कुछ हुआ क्या? बिहार जो जिसकी आय प्रति व्यक्ति बहुत कम है, राष्ट्रीय औसत से 1/3 है, उसको बढ़ाने में कुछ हुआ क्या? बिहार की जो कानून व्यवस्था है, नीतीश बाबू बने थे जब मुख्यमंत्री 2005 में, क्या कहा था इन्होंने? आप लोगों ने पूछा था कि प्रायोरिटी क्या होगी, तो कहा था सुशासन सुशासन सुशासन। आज क्या हाल है? आज बिहार में जो लैंड के डिस्प्यूट्स हैं, जमीन की समस्याएं हैं, खास करके जो नए नए जहां शहर बस रहे हैं वहां पर जिस प्रकार से लैंड माफिया लोग किसानों को तंग तबाह कर रहा है। किसी भी समस्या का शिक्षा का ले लीजिए, अभी नीचे हमारे कई शिक्षक बैठे हुए तो बता रहे थे अपनी समस्याओं को। क्लासेज में जाकर देख लीजिए क्या हाल है। स्वास्थ्य का हाल देख लीजिए। कौन सा स्तर में देखना चाह रहे हैं? तो क्या चीज का आप कैबिनेट विस्तार करिएगा? देखिए, तो खाना पूर्ति है, और वो भी कैबिनेट विस्तार बिहार में क्या मुद्दा है? आज तक आप क्यों नहीं कर पा रहे? कभी कहता है 2, कभी कहता है 1, कभी कहता है ये करेगा, कभी कहता है वो करता है। देखिए, आज बिहार में मैंने पिछली बार भी कहा है, सरकार नाम की चीज नहीं। ये सब लोग जनता के साथ जो विश्वासघात किया नीतीश बाबू, उसी का खामियाजा भुगत रहे हैं। देखिए, आपके पास मोरल करेज होना चाहिए, पॉलिटिकल करेज होना चाहिए, तब ना डिलीवरी कर पाइएगा।
जनता ने वोट दिया था एनडीए के मुख्यमंत्री के रूप में, अब मुख्यमंत्री बने हुए हैं महागठबंधन के। आपके पास वो मोरल करेज, वो तो एक वो आ रहे हैं, कोई मोरल करेज होना चाहिए, पॉलिटिकल करेज होना चाहिए, वो है ही नहीं आपके पास। तो देखिए, जो शासन करने की ताकत होनी चाहिए। देखते हैं नीतीश बाबू को, भाषा को आप देख रहे हैं, भाव भंगिमा को देख रहे हैं, नीतीश बाबू की यही पहचान थी। क्या ऐसा हुआ है? क्योंकि आपने बिहार की जनता के साथ विश्वासघात किया, बिहार की जनता ने जो आप पर विश्वास किया उसके साथ आपने धोखा किया। तो जब अंदर से आदमी को यह महसूस होने लगता है कि हमने गलत किया है, जो उनको जरूर लगता हो, तो क्या है यहाँ पर तो है ही नहीं कुछ सरकार नाम की चीज। हमें बताया ना, कानून व्यवस्था की बात करते हैं, सड़क पर महिला पुलिस को गोली मारी जाती है। आज इनको पूछिए क्या, पहले बताया ना कि इनका क्या प्रायोरिटी थी, सुशासन, आज क्या प्रायोरिटी है, शराबबंदी। क्या प्रायोरिटी है, जातीय जनगणना, यही सब प्रायोरिटी रह गया। दुनिया कहां से कहां चला गया जी, और आप कहां पर लगे हुए हैं। पूरी की पूरी पुलिस व्यवस्था को खत्म कर डाला इन्होंने। पुलिस की पहली प्राथमिकता क्या होती है, लॉ एंड ऑर्डर, कानून का राज में पहला वो होता है। और आपके आज अहला और अंतिम क्या है, शराबबंदी, शराबबंदी। दिन भर इसी में लगे हुए। सड़क पर आप चले जाइए, पुलिस की गाड़ी क्या कर रही है, लोगों के मुंह में मशीन डाल के चेक करिए, दारू पिए हुए कि नहीं पिए। ये रह गया मनमुटाव। अरे इनका देखिए, जब भी कोई संगठन होता है, दो चीज का ध्यान में रखिए, समर्पण, समर्थन नेचुरल होना चाहिए। जरा बता दीजिए, आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस का समर्पण और समर्थन कोई नेचुरल है? ये पूरे की पूरी तरह से अननेचुरल है। आप चुनाव लड़े कहीं, सरकार बना लिए कहीं, तो न समर्थन है न समर्पण है। सर, सुधाकर सिंह जी बराबर विरोध करते आ रहे हैं, कल भी उन्होंने किया, लेकिन आरजेडी के उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है अभी तक। देखिए, और नीतीश जी के खिलाफ भी नहीं बोल रही है। सुनिए, एक बात बताते हैं, वो तो आपने एक नाम दिया है, रोज बिहार में साहब, बिहार में इतना काम करना है। और पॉलिटिकल आप देखिएगा, अगर जो बना हुआ है आज की तारीख में ऑप्टिक्स क्या है, इस पार्टी में ये झगड़ा हो रहा है, आप चले गए आरजेडी में, क्या हाल है जेडीयू का, जो हमारी पुरानी पार्टी, क्या हाल है जी, क्या हाल है कांग्रेस का, रोज किस प्रकार का हो रहा है। देखिए, बिहार के लिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि बिहार की जनता ने नीतीश बाबू को 2025 तक एनडीए के मुख्यमंत्री के रूप में शासन करने के लिए चुना। इनका अपना एक महत्वाकांक्षा होगा कि हम प्रधानमंत्री बन सकते हैं, सारा ताना बाना को तोड़ दिया, तो होगा क्या। और ये पूरा का पूरा भुगत कौन रहा है, बिहार की जनता भुगत रही है। किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, वो तो समझिए, हम बिहार के किसानों को धन्यवाद देना चाहेंगे कि विपरीत परिस्थितियों के बाद यहाँ इतनी अच्छी पैदावार हो रही है। सर, अगली राजनीतिक पार्टी आपकी क्या होगी? हमारी राजनीतिक पार्टी बहुत स्पष्ट है। देखिए, हम जनता के बीच जाते हैं, जनता से संवाद करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या होती है, एक बात समझना बहुत। देखिए, हम भी तो बहुत वर्षों से पब्लिक लाइफ में हैं, 40 साल से हैं जी, और राजनीति में भी आप जान रहे हैं 2010 से हैं। लेकिन एक बात मैं भी महसूस करता हूं कि अगर अभी सड़क पर नहीं रहता ना, तो पिछले 5-7 महीने मैंने पूरा बिहार देखा है, तो मुझे भी नहीं लगता, क्योंकि मैं 2005 से 2007 में मैं साथ में था काम करने का। आज मैं जब देखता हूं तो हमको लगता है फिर हम लोग वहीं क्या उससे पीछे चले गए। भाई, क्या पहचान बनी थी कानून का राज, क्या हाल है कानून का राज, मैंने बता दिया। सड़क का क्या हाल है जी, क्या मुख्यमंत्री जी का एक, देखिए, हम लोग बराबर इसको भाषण देते थे, क्या मिशन था कि 6 घंटे में बिहार के किसी कोने से आप पटना पहुंच जाइए। और बिहार का कोना तो छोड़ दीजिए, हम लोग का जिला बगल में नालंदा पड़ा, उसका जो ग्रामीण इलाका है ना, उसे 6 घंटा में नीतीश बाबू पटना पहुंच जाए बिना स्पॉट के, तो बता दें। अरे जहां भी जाइए जी, सड़क तो खत्म ही है। और जो सड़क है भी, इतना ट्रैफिक की वजह से आज आपको पटना जाना है ना, तो आपको सोचना पड़ेगा कि दरभंगा तो पहुंच जाइएगा, पटना से दरभंगा 2 घंटे में। पता चला कि साहब 4 घंटा आप जाम में फंसे हुए। और ये रोज की समस्या है, अब पूरे बिहार में समस्या है। हमारे बिहार से चले जाइए नालंदा, आप यहाँ दरभंगा में चले जाइए, कहीं भी, तो वो जो एक बराबर लोगों को विजन दिए थे, राजनीतिक पार्टी की बात हम आ रहे हैं। देखिए, एक जो मैं बता रहा ना, जो विजन जो था ना कि 6 घंटे में
खत्म। तो हम राजनीति बता रहे हैं, अगर हम नहीं घूमते जी तो हमको कहां से पता चलता? हमको कहां से पता चलता है कि सड़कों की इतनी हालत खराब हो चुकी है? स्कूल की हालत क्या है जी? जाइए, जो बड़े +2 के स्कूल बने हैं, बिल्डिंग बन गई, पढ़ाने वाला टीचर नहीं है। हम गांव में रहते हैं, गांव में जितने बच्चे हैं जी, सरकारी स्कूल में नाम लिखा लिया है, ट्यूशन पढ़ रहा है, कोचिंग पढ़ रहा है, तो बेचारा पास कर रहा है। तो जो आप बोल रहे हैं अगली पारी क्या होती है, इस पर मैं बता रहा हूँ। आज मैं देख रहा हूँ सब चीजों, और जब देखते हैं तो आपको समझ में आता है। अगर जैसे हम मंत्री थे वही बने हुए रहते, हमको खुद नहीं पता चलता। और हमसे अगर कोई बोलता कि बिहार की सड़कें खराब है, तो मुझे लगता कि पॉलिटिकल बात कर रहा है। लेकिन मैं जब खुद इस चीज को देख, विधायक को, मंत्री को पता नहीं है कि हकीकत क्या, जमीन है कारण पता खूब, लेकिन मैं बता क्या दिक्कत क्या है ना, ये विधायक और मंत्री बिहार में एक मंत्री का नाम बता दीजिए जो 2-3 लोग हमारे मुख्यमंत्री के साथ सामने भुंजा पार्टी करते हैं। किसी की हिम्मत है जी मुख्यमंत्री से मिलने की? अब बात करने की तो औकात तीनों भुंजाबाद पार्टी वाले को भी नहीं है। देखिए ये होता है, कहने बस समझिए, जब लंबे अवधि तक कोई नेतृत्व करता है ना, तो उनका व्यक्तित्व लोग इतना बड़ा समझने लगते हैं कि उनके सामने बातों को रखने से डरते हैं। और इसका सबसे बड़ा नुकसान जो होता है वो लोकतंत्र को होता है, और जो राज्य उसका होता है, जो हम लोग भोग रहे हैं। तो जो आप हमारी पारी के बारे में बोल रहे थे ना, तो हम इन सब चीजों को देख रहे हैं, अभी और देखें, और फिर निश्चित रूप से हम तो निर्णय लेंगे जी, वैसा निर्णय लेंगे जो सबका भला हो। और निश्चित रूप से एक चीज तो नहीं करेंगे कि इन लोगों के साथ तो मैं नहीं जाने वाला हूँ, इतना तो क्लियर है। अरे भाई, तो हम तो भाजपा में रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, हम तो बता दें, हम तो खुले मन के हैं, लेकिन इनके साथ तो नहीं रहेंगे ना जी। मैं तो मुझे तो स्पष्ट बता दिया, इसमें मेरे कोई डाउट है क्या? सर भाजपा के साथ रहेंगे या फिर नई पार्टी? अरे तो हम बताए ना, तो हम आपको बताए नहीं है, तो हम इस चीज को घूम रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, समस्या देख रहे हैं, तो अपने दोनों ऑप्शन हमारे पास है ना। तो संभावना है सर, जब बात करने वाली एक बात थोड़े बोले, 10 बार बोले। सर एक बार आपने भुजावादी की बात की, कौन लोग भुजा खाते हैं? अरे सब जानता है बिहार, उसमें आपके यहाँ के सर बिहार की तो बात हो गई, आजकल बागेश्वर बाबा खूब चल रहे हैं। तो आपका बागेश्वर बाबा पे क्या स्टेटमेंट है? देखिए, एक बात मैं बता दूं, एक बात समझना चाहिए, हमारा जो राष्ट्र है ना, भारतवर्ष, एक आध्यात्मिक देश है, और कोई भी अगर कोई स्थान आध्यात्मिक प्राप्त करता है, ऐसा नहीं प्राप्त करता है। जो लोग उनके खिलाफ बोलते हैं वो भी जरा बन के बता दें, बहुत ज्यादा इसके लिए जानते हैं कि नहीं, समर्पण करना पड़ता है, बहुत ज्यादा इसमें त्याग करना पड़ता है, बहुत ज्यादा समय देना पड़ता है। किसी पर कुछ बोलना एक अलग चीज होता है, लेकिन एक मुकाम हासिल करने के लिए कोई साधारण नहीं है। जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं सर, उन्होंने बगाया हर मीटिंग में हिंदू राष्ट्र। देखिए आप जरा समझिए, एक बात जरा समझिए, आज की तारीख में कोई क्या मांग करता है, उसको रोकता है क्या? लेकिन भारत में तो एक संविधान है, भारत में क्या है, आप पहला ही पढ़िए, इंडिया दैट इज भारत, साफ साफ लिखा है। और आप जान रहे इसमें क्या है, सोवरेन हम है ना, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, उसके बाद से सेकुलर आ गया है, और उसके बाद से सोशलिस्ट आ गया। ये 5 आपकी चीजें हैं, आप जरा देखिए। तो आप भाई अपने देश में क्या है कि आपको बोलने की स्वतंत्रता, हाँ, लेकिन निश्चित रूप से जब आप कुछ बोलिए तो उसको रखने का एक तरीका, समझे? और एक बात हम लोग किस परिप्रेक्ष्य में रखते हैं भाई अपने देश में, मैंने बताया ना कि जो हमारा संविधान है, हमारे यहाँ जो लोग हैं वो क्या, हमारा सबसे प्लूरल है जी, पूरी सोसाइटी प्लूरल है। अच्छा आप लोग देखिए बिहार में, इस बात की मैं बार बार चर्चा करता हूँ, ये दिन भर कास्ट बोलते हैं, बिहार में कास्ट सिस्टम पर कोई स्टडी कर पाए हैं क्या? यहाँ कास्ट से ज्यादा सब कास्ट है जी। ये दिन भर ये लोग बात करते हैं कि सारा बड़ा साइंटिफिक डाटा मिलेगा, इसका मतलब कास्ट को तो आप साइंटिफिक मान रहे हैं, वर्षों से बना हुआ, लेकिन उससे ज्यादा सब कास्ट है। तो देखिए हमारा जो समाज है, हमारा देश जो है, इसमें तरह तरह की प्लूरल है हर एक चीज। हमारा जो खान पान है उसको भी देखिए तरह तरह का है। आप यहाँ का पूरा जो आप वातावरण देखिए, वही सब चीज है। ये हमारी ताकत है, विविधता में एकता, भारत पर की ताकत। और सबको जो है, देखिए एक बात बताया,
सबको अपनी बात को कहने का अधिकार है, लेकिन संविधान हमारा मार्गदर्शक होता है। शासन आखिरी सवाल ये है कि एक स्टोरी चल रही है, उसमें बागेश्वर धाम से दरभंगा का एक लड़का ललन 10 दिन पर 6 तारीख से लापता है। वहाँ एक महिला वहाँ पे उसकी डेथ हो गई, बागेश्वर बाबा खोज नहीं पाए। तो क्या मानते हैं कि वो जो धाम है वो सही है? आपका क्या मानना? अरे मैंने तो आपको बताया ना जी, यही तो मैं बताया हूँ। किसी भी चीज के निर्माण में वर्षों का समय लगता है, और आप जो बता रहे हैं कोई इंडिविजुअल मामले, तो उसका तो अगर कोई बच्चा गायब है, कोई आदमी नहीं मिल रहा, तो अपने हिंदुस्तान में तो उसकी एक प्रक्रिया नहीं जी। ये सर सवाल बता नहीं पा रहे हैं। सर सवाल ये उठता है कि बिहार का एक ललन दरभंगा से गायब है और राज्य सरकार के स्तर पर किसी प्रकार की पहल नहीं। यही मैं बता रहा हूँ, आप वहां जो खोज रहे हो, खोजना यहाँ चाहिए ना। जिम्मेवारी किसकी है? बिहार का हमारा बच्चा गायब है, तो बिहार सरकार को निंदा नहीं चाहिए क्या? उनकी जो बराबर हम थे मुख्यमंत्री जी के साथ, उसमें जब घटनाएं घटती थी तो कहते थे पाताल से ढूंढ के निकाल रहे हैं। अब पुलिस का काम होता था पाताल से ढूंढ करके निकालना, तो बिहार का काम, पुलिस का काम। सरकार लापरवाह हो गया है ही नहीं, तो आप लापरवाह करें। मैंने बताया ना जी, सरकार है कहाँ जो आप बात कर रहे हैं? जब सड़क पर पुलिस को गोली मार दे रहा है जी, क्या सरकार है? सर एक प्रश्न, आप एक IAS अफसर रह चुके हैं। हाँ। बिहार में 2 IPS के बीच विवाद चल रहा है गाली गलौज को लेकर, इस पर क्या कहते हैं? अरे आप जब ऊपरे हाल क्या है, जब हेड जैसा होता है ना, क्या हाल ऊपर में बता दीजिए ना हमको जरा। जब ऊपर नेताओं का वही हालत, तो नीचे समूचा तक जाता। आप 2 अफसर का नाम बोल रहे हो, जाकर के पूरे अफसरों का पूछ लो, मैं तो रहा हूं ना। अफसरों का क्या हाल है जरा आप लोग पूछिए प्राइवेट में जाकर के। कोई चूंकि लीडरशिप नहीं है, कोई उसको गाइड करने वाला नहीं है, तो सब अपने अपना दुकान खोले हुए। इस व्यवस्था के जिम्मेवार कौन है सर? मुख्यमंत्री और कौन? भाजपा के बहुत सारे नेताओं का बयान आया है कि जदयू के बहुत सारे विधायक जो भाजपा के संपर्क में है। वो तो जदयू वाला जाने, उस पर हमको क्या? देखिए मैं बताऊं, मैंने तो बहुत पहले कह दिया जी कि जनता दल यू का जहाज डूब चुका है, मैं बता चुका हूँ। और डूबा भी कैप्टन की गलती और उनका अहंकार से। तो जब कोई डूब जाता है तो वो तो मैंने बताया था, पिछले दिन भी मैंने कहा था कि उसमें जो फंसे हुए हैं उनको नहीं सोचना है कि जहाज से बाहर निकलना है कि ओकरे में रहना है, वो जाने। बिहार में महाराष्ट्र वाला हाल होने जा रहा है सर। क्या महाराष्ट्र? अरे ये सब, अरे कुछ बचा है जनता दल यू में, बता दीजिए ना हमको। विधायक और MP का तो मैंने बताया ना कि इनका तो जब आपस में ही कुछ ठिकाना नहीं है, तो महाराष्ट्र और गुजरात की क्या बात है? सर सक्रिय नेता होने के नाते आप अभी ऐसा बयान दे रहे हैं, क्या माना जाए इसको? हम तो बयान देते ही हैं, हम तो सही बात बोल रहे हैं, माना क्या जाएगा? उस समय बात हमेशा, उस समय में क्यों ऐसी स्थिति नहीं थी? अभी आप जो बात बोल रहे हैं, यही तो मैं बताता हूँ। क्योंकि उस समय क्या था, उस समय जो हम लोग तो पार्टी में थे ना जी, कार्यकर्ता से रोज टच में रखते थे। जनता दल में एक नेता का नाम आप बता दीजिए, मुख्यमंत्री लगा करके, जो कभी अपने पार्टी के कार्यकर्ता से मिलते हैं। क्या बचेगी पार्टी? सर एक सवाल मेरा, आपने BBC की चर्चा की है, हो चुका उस पर। अब नहीं सर, सवाल सुन लिया जाए। अब हो गया सवाल सर सुनिएगा तब ना। अरे हो गया जी, एक ही बात नहीं। सवाल ये उठता है कि विदेश में जितना हाई तबाह नहीं मचा है, अपने देश में ही मच रहा है, उसको लेके आपकी क्या रिएक्शन? अरे मैंने, अरे अच्छा सुनिए, कांग्रेस वाले, मेरे मित्र जयराम रमेश को पता होना चाहिए, इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बना। जयराम रमेश भी जानते हैं 1961 में जब एक्ट बना था, भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? वही जयराम रमेश जी जानते हैं। इंडियन इनकम टैक्स में क्या एग्जम्पशन दिया गया है ऐसे कंपनीज को सर्वे से? तो देखिए, यहाँ तो चूंकि राजनीतिक पार्टी है तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक बात रखेगी। बिहार के देश का कानून है जी, तो उस कानून के तहत तो सरकार हमेशा कार्रवाई करेगी। बिहार की राजनीति का किस नजर से देखते हैं? कांग्रेस हम ये जानना, अरे समर्थन मैंने बताया ना, राजनीति कर रही है ना, राजनीति। उनको पूछ लीजिए कि 1975 में मिसेज इंदिरा गांधी ने क्यों BBC को बाहर कर दिया था? 1970 से 72 में BBC को क्यों दोबारा बाहर कर दिया गया था? कौन था उस समय? देखिए, जो भी सरकार होती है, पहला काम होता है अपने देश का मान सम्मान और सॉवरेनिटी की रक्षा करना। उसमें जो भी लोग थे आपने सोचा हुआ किया। तो देखिए, राजनीति में तो चूंकि अब सत्ता पार्टी है तो विपक्ष का काम है आरोप लगाना। लेकिन बताया ना, इंडियन इनकम टैक्स जिसमें बना था देश में, सरकार जयराम रमेश जी की। अच्छा, बिहार की राजनीति किस नजर से देखते हैं? कांग्रेस के लिए देश से बड़ा राजनीति हो गया है।
क्योंकि जब देश देखिए उनके लिए कुछ बचा ही नहीं तो बड़ा क्या होगा जी। आप देखिए अब उनके नेता चले भारत जोड़ो, भारत जुटा हुआ है श्रीमान जी। आज से भारत एक है। जिस दिन भारत आजाद हुआ उसके बाद हमारा संविधान बना, भारत तब से एक है। अब क्या भारत को जोड़ने के, आपका क्या कहना है कि भारत टूटा हुआ है जो जोड़ने चले? तो कहाँ निकले हैं राहुल गांधी? तो जो भारत जोड़ो पर चले थे, तो ये तो मैं बता रहा हूँ। देखिए जो स्लोगन देने वाला भी लोग है उनका जो पूरा का पूरा जो माइंड सेट खत्म है। भारत तो जुटा हुआ है, भारत एक मजबूत राष्ट्र है, उसकी अपनी एक पहचान उसकी मैं बता चुका। वो तो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम को अरे तो वो तो उनका कहने का, तो उनका कहने का तो हमेशा स्वतंत्र है वो। सर आप मिथिला में आए हुए हैं, 25 में नीतीश कुमार का भविष्य क्या आप देख रहे हैं? 24 और 25 में नीतीश कुमार का भविष्य क्या? आज एक खत्म है तो 24-25 तो छोड़ दिया। सर आप मिथिला में आए हुए, बीपीएससी से मैथिली को निकाल दिया गया है। क्या बीपीएससी एग्जाम से मैथिली को निकाल दिया गया है। क्या आप क्या मिथिला में आए हुए हैं। हम देखिए क्या हुआ हमको समझाए, हमको पता नहीं। बीपीएससी के एग्जाम से मैथिली सब्जेक्ट से जो स्टूडेंट एग्जाम देता था वो मैथिली को बैन कर दिया गया। देखिए दो स्कूल है। देखिए मैं जानता नहीं, लेकिन मैं अपना, चूंकि मैं तो सिविल सर्विस का आदमी हूँ जी, मैथिली भाषा आप लिखते हैं परीक्षा में। जैसे मान लिया कि हमारा कोई सब्जेक्ट है, हम फिजिक्स पढ़ते हैं लेकिन हम लिखेंगे मैथिली। हम इतिहास पढ़ते हैं लिखेंगे मैथिली में, हो गया मीडियम, उसको बैन किया है क्या? नहीं। अब दूसरा आता है कि जितना भी यूपीएससी बीपीएससी होती है उसमें कुछ कंपलसरी पेपर्स होते हैं और कुछ ऑप्शनल पेपर होते हैं, समझे ना? तो जो कंपलसरी पेपर में सबको करना होता है, उसमें कोई आपको, लेकिन ऑप्शनल पेपर हमको तो एग्जैक्ट याद नहीं है कि हाँ यूपीएससी में कितने, लेकिन पक्का 30-32 से कम नहीं होंगे। तो उसमें मैथिली भी एक पेपर जरूर होगा पक्का, है ना? आप जरा बताइए हमको, जो आप क्वेश्चन किए हैं, तो मैथिली एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या किया, खत्म किया, क्या किया बताइए? 300 को 100 पे ले आया। 300 नंबर का होता था, उसको 200 मार्क्स हटा दिया। सिर्फ मैथिली के साथ किया है कि सारी ऑप्शनल के साथ किया है? सभी भाषाओं। देखिए एक मिनट, देखिए जो मैंने बात रखा ना, क्योंकि हम जानते नहीं, हम थोड़ा कंफ्यूजन हम है। देखो नहीं कंफ्यूजन, देखिए हम आपको क्लियर कर देते हैं, हम देख लेंगे, लेकिन उसको पता कर देंगे। देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट पहले जो आप बता रहे हैं 300 नंबर का था, तो होता क्या है ना, क्योंकि हम लोग उसके दिए या बीपीएससी, हम बीपीएससी कभी दिए नहीं। ऑप्शनल में क्या होता था कि मतलब मैथमेटिक्स है, ठीक है, हम आपको उदाहरण दे रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स है, फिजिक्स है, हिस्ट्री है, फिलोसफी है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। जब बच्चे परीक्षा देते हैं तो उसको कहा जाता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होता। अगर हमारे हिसाब से, अगर मतलब मैथमेटिक्स में हमने 5 सवाल सही लिखे तो हमको 100 में 100 मिलेंगे, लेकिन हम हिस्ट्री में 5 सवाल हम आउटस्टैंडिंग भी लिखेंगे ना, तो 60% देने के बाद प्रोफेसर लोग का हाथ कांपने लगते हैं। तो हमेशा एक ये जो कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं होती है ना, उसमें एक ये डिबेट चलते रहता है ऑप्शनल को लेकर, क्योंकि हमारा जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है वो लेवल प्लेइंग फील्ड का होता है कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके नंबर को पूरा जोड़ा जाए, या ऑप्शनल सब्जेक्ट को क्वालिफाइंग रखा जाए। हम चूंकि जो आप बता रहे हैं ना, हमको पता नहीं है, हम पता कर लेंगे, लेकिन अगर सभी सब्जेक्ट के साथ ऐसा किया होगा, मतलब जितने भी 30-32 जो भी ऑप्शनल होंगे, तब हम लोग नहीं कह सकते सिर्फ एक भाषा के साथ करते हैं। लेकिन अगर सिर्फ मैथिली के साथ किया होगा तो गलत। सर एक सवाल है, जदयू के जो नेता हैं गुलाम रसूल जी, वो बोले सेना में 30% मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। अरे जिनका आप नाम लिए ना जी, देखिए फिर मैं बता रहा हूं, नीतीश बाबू कहते हैं कि बड़ा सुंदर उनका बगीचा है, कहते हैं ना, उनका बगीचा बड़ा सुंदर है, तरह तरह के फूल, तरह तरह के प्राणी रहते हैं। उनके बगीचे में इतने जहरीले और इतने विषैले जंतु लोग हैं। तो बताइए साहब, भारतवर्ष की जो फौज है उसमें सभी जात सभी धर्म के लोग हैं, जिनका आप नाम लिए, मैं नाम नहीं लेता हूं। कैप्टन जो हमारे हमीद थे वो कौन थे जी? हमारा मेजर शाहनवाज खां कौन थे जी? किस समाज के थे? तो क्या उनको धार्मिक आधार पर